Hello students, welcome back to our channel. It's Sejal this side, a second professional PMS student. So आज हम पदार्थ विज्ञान की आगे की सीरीज में द्रव्य विज्ञान वाला जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत से क्वेश्चंस कवर करता है ये. ऑलमोस्ट हर चीज़ से 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजीली बनते हैं. सो बिना किसी देरी किए चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले द्रव्य गुण, ऑफकोर्स द्रव्य विज्ञान ये चैप्टर का नाम है. द्रव्य की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे. द्रव्य का वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द्रव्य का वर्गीकरण इस लाइक भर भर के इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. द्रव्य का वर्गीकरण अपने आप में ना मतलब एक 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्रिएट करता है. ठीक है. सो ये फिर पंचभूत से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं. हमारे इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पंचभूत से जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है उससे क्वेश्चन आया था. ठीक है, इससे आया था. फिर काल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है. दिशा के भेद से क्वेश्चन आते हैं. आत्मा के लक्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर अपने पास आता है पुरुष इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. जबकि जो मन है ना, मन से क्वेश्चन आते हैं. मन अकेला 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से कैरी कर सकता है. तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द वीडियो. द्रव्य का परिचय. वैशेषिक दर्शन ने प्रथम स्थान माना है, वैचारिक संहिता ने चौथा माना है. द्विगत धातु में यद प्रत्यय लगाकर द्रव्य शब्द बनता है. द्रवति गच्छति परिणाममिति द्रव्यम द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुण नीति व द्रव्यम. दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना या फिर दोनों याद कर लेना. व्युत्पत्ति में एक तो लिखनी ही पड़ेगी. जो परिणाम को प्राप्त हो या फिर जो संयोग और विभाग को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं. विशेषिक दर्शन ने इसकी अब इसकी जो डेफिनेशन है ना वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीकों से बताई है. जैसे कि सबसे पहले विशेषिक दर्शन ने बताया है क्रिया गुणवत समवाय कारणम मिति द्रव्य लक्षणम. मतलब कि जो क्रिया जो तो क्रिया और गुणयुक्त हो, समवायी कारण से हो. ठीक है, मतलब कि जो द्रव्य में समवायी कारण से रहता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम द्रव्य बोलते हैं. ठीक है. फिर एक डेफिनेशन चरक संहिता के अनुसार आती है यत्र शता कर्म गुणा कारणम समवायी द्रव्यम. मतलब द्रव्य वो होते हैं जिसमें गुण व कर्म जो है वो समवायी संबंध से आश्रित हों. और मतलब यही है जिसमें जो गुण और कर्म वो समवायी संबंध से आश्रित हो. सुश्रुत क्या बोलता है, द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति. जो क्रिया व गुण में रहते हों और समवायी कारण से रहते हों. भाव प्रकाश क्या बोलता है, रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम. मतलब रस आदि का जो आश्रय है उसे हम द्रव्य कहते हैं. ठीक है. ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बताई हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा एक बार. फिर आता है द्रव्य का वर्गीकरण. द्रव्य का वर्गीकरण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे एक भी चीज़ नहीं छोड़नी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अकेला 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से कैरी कर सकता है. फिर आता है द्रव्य का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले आता है कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य. कारण द्रव्य कौन से होते हैं, जो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं. ठीक है. और कार्य द्रव्य वो होते हैं जो कारण द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं. ठीक है. कारण द्रव्य तो 9 होते हैं. कौन से पंच महाभूत, काल, आत्मा, दिशा और मन. और जो कार्य द्रव्य होते हैं वो इससे उत्पन्न होने वाले होते हैं. फिर चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य. चेतन द्रव्य कौन से होते हैं, जो कार्य द्रव्य में आता है चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य. चेतन द्रव्य वो होता है जिनमें इंद्रियां होती हैं. अचेतन वो होता है जिनमें इंद्रियां नहीं होती हैं. ठीक है. चेतन द्रव्य फिर होते हैं अंतश्चेतन और बाह्यंतश्चेतन. जो ये वाला फ्लो चार्ट है ये सबको अपने टिप्स में होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, बहुत क्वेश्चंस कैरी करता है. इसको याद करोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी. सबसे पहले आता है अंतश्चेतन और बाह्यंतश्चेतन. अंतश्चेतन वो होते हैं जो व्यक्त करने में खुद को असमर्थ है. ठीक है. जिनका जो अनुभव है वो हमें से बस भीतरी स्तर पर होता है कि भाई हमें हो रहा है पर हम बता नहीं पा रहे. जैसे कि लाजवंती, टच मी नॉट प्लांट, उसको जैसे कि हम टच करते हैं वो सिकुड़ जाता है. सूर्यमुखी जो है वो सूर्य की गति के अकॉर्डिंग घूमता रहता है. ठीक है. मेघ की गर्जन तो जो लवली है उसमें फल उत्पन्न होते हैं. ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. फिर अंतचेतन द्रव्य जो है वो 4 टाइप के होते हैं. कौन से वनस्पति, वानस्पति, औषध और विरुद्ध. वनस्पति वो होते हैं जिसमें जो पुष्प है वो अपनी कर्णिकाओं से ढक जाता है. इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. हमसे काफ़ी बार उसमें पूछा है, इसमें वाइवा में पूछा गया है. तो देख लेना कि किस किस मतलब एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं. एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पदार्थ विज्ञान में एक तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पर्याय इंपॉर्टेंट है और चिकित्सीय महत्व. ये 4 चीज़ें सबको याद होनी ही होनी चाहिए किसी भी चीज़ में अगर है तो.
वनस्पति जो अपनी कर्णिकाओं से ढक जाते हैं, वट और गूलर वानस्पत्य, आम और अमरूद। औषध वानस्पत्य जिसमें फल और पुष्प दोनों दिखाई देते हैं, आम और अमरूद। औषध गेहूं और जौ, फल पकने पर नष्ट हो जाता है। विरुद्ध लता या गुल्म होती है, गुड़ूची। बाह्य अभ्यंतर चेतन मतलब जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों के दोनों रूप में दिखाई देते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदर और झुंझुन। जरायुज मतलब जो प्लेसेंटा से जन्म लेता है, जैसे कि मनुष्य। अंडज अंडों से उत्पन्न होते हैं। स्वेद से उत्पन्न होते हैं। और उद्भिज पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं। फिर आता है जो अंत चेतन द्रव्य, उसमें आता है खनिज और कृत्रिम। खनिज वो होते हैं जो पृथ्वी को खोद कर प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लोह और ताम्र। कृत्रिम वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। फिर जो तो कृत्रिम खनिज द्रव्य वो धातु और अधातु दो भेद से होते हैं। योनि के भेद से जो है ना क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन से? जांगम, ओदबिज और भूम। जांगम जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं। ओदबिज जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। और भूम वो होते हैं जो कि पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य होते हैं। ठीक है। प्रयोग भेद से औषध और आहार। औषध मतलब जो शरीर में गुण उत्पन्न करता है। आहार जो धातुओं का पोषण करता है। दोष क्रम के भेद से द्रव्य के प्रकार। दोष प्रश्न में धातु प्रदूषण और स्वस्थ कारक। रस भेद से 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटुतिक्त, कषाय। आहार द्रव्य भेद से जो है 12 प्रकार के होते हैं। नाम याद कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर सुश्रुत संहिता ने द्रव्य के कितने वर्ग करे थे? सुश्रुत संहिता ने द्रव्य के जो है ना 10 वर्ग करे थे, और अन्य द्रव्य जो है उनके 12 वर्ग करे थे। द्रव्य की संख्या 9 मानी जाती है। ये श्लोक देख लेना। खादिन्य आत्म मनकाल विशिष्ट द्रव्य संग्रह। पंच महाभूत की फिर हम बात करें, भूत धातु में कत प्रत्यय लगाकर जब वो पंच महाभूत शब्द बनता है, या फिर जो भूत शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। जो ये वाला रेफरेंस है ना, ये अच्छे से देख लेना। ऐसा 1-2 क्वेश्चन देखा गया जिसमें जो है ना सिर्फ इतनी सी लाइन दे दी गई है, ये तस्माद एतस्माद मनः, आगे डॉट 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 करके, कि इस लाइन से आप क्या समझते हो। सो बेसिकली ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू तैत्तरीय उपनिषद कि सबसे पहले क्या होता है, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, मतलब कि ब्रह्मा, परमात्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषध, अन्न और पुरुष, ऐसे ऐसे करके जो है वो इस सीक्वेंस में जो सृष्टि की है उत्पत्ति होती है, ऐसा बोलना चाहता है वो। फिर क्या बोलता है कि जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म के स्वरूप में कहा गया है कि जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ठीक है। ये था किसके अकॉर्डिंग? तैत्तरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर अपने पास अगला आता है न्याय वैशेषिक के अनुसार। वैशेषिक दर्शन ने 4 ही महाभूत माने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश को नहीं माना, क्योंकि आकाश क्या है, नित्य और विभु है। संयोग और विभाग से वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है। जैसे जैसे गुण परमाणु में होंगे, वैसे वैसे ही गुण की जो है पूरी की पूरी वस्तु बनेगी। सांख्य और योग। सांख्य बोलता है कि कोई भी जो मूल प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक होती है, सत्व, रज और तम। जब साम्यावस्था में होता है तब प्रलय होता है, जब हलचल होता है तब सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें जो ये वाला फ्लो चार्ट है, ये ध्यान में रखना। ये हमने आगे दर्शनों में भी पढ़ा था, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो वहाँ से देख लेना। ठीक है। फिर आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या बताया? शंकराचार्य ने ब्रह्मा को जगत की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय का कारण बताया है। उनने बोला हर एक चीज़ जो है ब्रह्मा के अनुसार है। फिर चरक संहिता। चरक संहिता क्या बोलता है? चरक संहिता बोलता है क्या कि 8 प्रकृति और 16 विकार की होती है। कि जो उत्पत्ति है, सृष्टि उत्पत्ति, वो क्या होती है? सबसे पहले अव्यक्त होता है। अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूत से पूरा का पूरा जो शरीर है वो बनता है। उत्पत्ति में क्या होता है? अव्यक्त से व्यक्त होता है। और प्रलय में क्या होता है? प्रलय में व्यक्त से अव्यक्त होता है। ठीक है। अव्यक्त सबसे पहले बुद्धि बनती है, बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से पंच महाभूत बनता है, और पंच महाभूत से ही जो है ना मानव शरीर की उत्पत्ति होती है। फिर सुश्रुत ने क्या बोला? सुश्रुत ने बोला कि उसने भी सेम ही बताया, पर वो क्या बोलता है, अव्यक्त से जो है ना, अव्यक्त सभी के सभी भूतों का कारण होता है, परंतु खुद क्या होता है? खुद अकारण होता है। और अव्यक्त क्या होता है? त्रिगुणात्मक होता है और अष्ट प्रकृति वाला भी होता है। ठीक है। अव्यक्त, इसने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बताया है, शीलापुत्रक न्याय। किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है, तो ये भी देख लेना।
ठीक है। बाकी इसने जो है सेम बताया है, प्रकृति और पुरुष, सत्व रज तम, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता। फिर आता है पंच महाभूतों के लक्षण। आकाश गुण की सबसे पहले आकाश आता है। आकाश की व्युत्पत्ति होती है काश, दीप्ति और धातु। ठीक है। पर्याय महाभूत की हम बात करते तो सबसे पहले व्युत्पत्ति इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है एमसीक्यू में एक आधी बार आ रखी है तो देख लेना। ठीक है। पर्याय ज़रूर से देख लेना। इनके जो लक्षण हैं मेन वो ही देखने होते हैं। एंड लक्षण हो गए जो इनकी चिकित्सीय महत्व हर महाभूत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि इस महाभूत की चिकित्सीय महत्व बताओ। ठीक है। जैसे कि आकाश है, आकाश महाभूत में क्या होता है, काश दीप्ति और धातु से आकाश शब्द बना है। पर्याय क्या है, वियद, व्योम, गगन और नभ। आकाश के लक्षण क्या है, शब्दत्व अभिसंबंधात आकाश है, जो शब्दत्व से समवाय संबंध से रहता है। आकाश एक है, विभु है और नित्य है। ठीक है। परमात्मा से उत्पन्न है। निष्क्रम और प्रवेश करना आकाश का लक्षण है। चरक संहिता का जो ये श्लोक है याद रखना, ये हर एक मतलब कहीं पर आपको किसी का लक्षण याद नहीं आ रहा ना तो आप सिंपली इस लक्षण को लिख सकते हो। अप्रतिघा खर द्रव्य चल उष्णता भू जन अलील तेजसाम आकाश अप्रतिघातो दृष्ट लिंगम यथाक्रम। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अप्रतिघात आकाश का लक्षण, आकाश के टोटल 6 गुण होते हैं। ठीक है। सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग सत्वगुण इसमें महान होता है, सत्वगुण का। इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इन द्रव्यों का सेवन करें तो फिर क्या होता है, मृदुता, शोषीलता, लघुता आती है। शमन औषधियों में हम यूज़ करते हैं और तिक्त रसों में भी यूज़ करते हैं। फिर वायु, वा गति गंधन्यो रीति धातु, वात, मारुत, अनिल, पवन, समीर, ये होते हैं इसके। फिर इसके लक्षण क्या है, जो कि क्या हो, रूप रहित हो पर स्पर्श हो जिसमें। आकाश से उत्पन्न होता है, स्पर्शवान होता है, चलत्व इसका गुण होता है। टोटल इसमें 9 गुण होते हैं, चलत्व लक्षण होता है। रज गुण की प्रधानता होती है। ठीक है। फिर वायु के भेद, वायु के इतने कुछ खास भेद इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है। फिर आता है इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट क्या है, इन चीज़ों के सेवन से क्या होता है, शरीर में रूक्षता, ग्लानिता, गतिशीलता, विशदता और लघुता आती है। औषध सेवन काल का जो आधार है वो वायु ही होती है। अतर्पण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर प्रेरणा, उत्साह, चलत्व वगैरह। तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस में भी आकाश और वायु, वायु और अग्नि, वायु और पृथ्वी, इन सबकी प्रधानता होती है। तेजत्व अभिसंबंधात तेज है इसकी व्युत्पत्ति है। पर्याय अनिल, अग्नि, वनहि, औद्र। तेज का लक्षण क्या है, उष्ण स्पर्श होता है इसमें, वायु से उत्पन्न होता है। टोटल 11 गुण होते हैं। उष्णतम इसका लक्षण है, रूप और स्पर्श इसमें दोनों होते हैं। ठीक है। सत्व और रज गुण जो है इसमें प्रधान होते हैं। तेज के भेद ये ज़रूर से याद रखना। तेज के जो ये भेद हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं लिटरली। अगर पूछेगा तो ये चीज़ पूछ सकता है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। क्या क्या है इसको हम देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या, इसमें इसके जो विषय संज्ञक में इसके विषय संज्ञक में आता है भौम, औद्र्य, दिव्य और आक्रज। औद्र्य को तो चलो इसने जाट ठाकरे में बता रखा है। दिव्य से भी हम समझ सकते हैं कि देवी के प्रकोप से। भौम, भौम मतलब कि जो तो भूमि की होती है, मतलब जो जमीन के ऊपर वाली होती है। और आक्रज वो होती है जो कि जमीन के अंदर वाली होती है। ठीक है। भौम वो होती है जो ज़मीन के ऊपर वाली होती है, आक्रज वो होती है जो ज़मीन के नीचे वाली होती है। ठीक है। तेजत्व के चिकित्सीय महत्व देखें। मंदाग्नि में कहा गया है, दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण उत्पन्न करती है। अम्ल, लवण, कटु रसों में होती है। फिर जल, अपत्व अभिसंबंधात जलः, आपह, वारी, नील में होता है। आपय, वारी, नील इसके पर्याय हैं। शीतल स्पर्श होता है, अग्नि से उत्पन्न होता है। रूप, रस और स्पर्श है। द्रवत्व इसका लक्षण है। 14 गुण इसमें होते हैं। ठीक है। और सत्व और तम गुण की प्रधानता होती है। जो सुचरक के अकॉर्डिंग इसके जितने भी दे रखे हैं, मतलब कि तुम खुद दिमाग लगाओ। ऑफकोर्स जल है, जल द्रव्य होता है, जल शीतल होता है, द्रव मधुर, ये सब कुछ जो गुण है ना ये हम बहुत इजीली लिख सकते हो। चरक के अकॉर्डिंग जितने भी हैं ये पढ़ लीजिएगा।
जल के भेद, जल की जो अवस्थाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की अवस्थाएं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जल की 4 अवस्थाएं हैं, अम्ब, मरीचि, मर और अपह। अम्ब जो जो सूर्यमंडल से ऊपरी भाग में, मरीचि अंतरिक्ष में जो स्थित है, मतलब सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच, मर जो धरती पे स्थित है, और अपह जो कि पृथ्वी के भीतर स्थित है। ठीक है। फिर इसकी चिकित्सीय इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि शरीर में उपक्लेदन, स्नेह, बंध, विशुद्धता, मृदुता और प्रलादन करता है। ठीक है। मधुर और लवण रसों में कफ की वृद्धि करता है, रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु में। पृथ्वी महाभूत जो है, इसकी व्युत्पत्ति होती है तत्र शीतिर ग्रंथ हेतु भूमि वसुंधरा पृथ्वी। ठीक है। जिसमें गंध होती है, वो इसका लक्षण है, जिसमें गंध होती है। पृथ्वी से जल उत्पन्न होता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श तीनों होते हैं। इसके पास टोटल 14 गुण होते हैं। खरत्व इसका लक्षण है। ठीक है। और सश्रुत संहिता क्या बोलता है, तम गुण की प्रधानता होती है, जो कि गुरु है, खर है, कठिन है, स्थिर है, विशद है, स्थान्द्र है, स्थूल है। पृथ्वी के भेद इतने कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी अगर हम उसकी बात करें, इसके चिकित्सीय महत्व की, उपचय, संघात, गौरवता, स्थैर्यता, ये सब कुछ उत्पन्न करता है। मांस में अस्थि धातु की वृद्धि करता है। ठीक है। पंचीकरण सिद्धांत में ऐसा कि मान लें कि जिस महाभूत की बात करी जा रही है, वो महाभूत जो है वो आधे भाग में होगा। जितने भी बाकी के जो महाभूत हैं, जो बाकी के जो 4 महाभूत है, वो 1/8 भाग में होंगे। दैट्स इट फॉर पंच महाभूत। ठीक है। फिर आता है काल। ककार और अकार तथा ली धातु के लकार से काल शब्द की उत्पत्ति होती है। काल क्या होता है, काल वो होता है जो कि निरंतर गतिशील रहता है, क्षण भर भी नहीं रुकता। ठीक है। काल के पर्याय क्या है, भगवान व स्वयंभू। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन तर्क संहिता के अकॉर्डिंग है, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, सचेको विभुर नित्य। ये डेफिनेशन इसकी याद कर लेना। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, सचेको विभु नित्य। मतलब कि जो तो अतीत आदि के व्यवहार के असाधारण कारण जो है, उनको हम काल कहते हैं। और ये क्या है, एक है, विभु है और नित्य है। क्या काल। ठीक है। फिर क्या बोलता है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन कुछ खास नहीं बोलता। चरक संहिता क्या बोलता है कि काल को परिणाम कहा गया है। क्या, काल को परिणाम कहा गया। सुश्रुत संहिता क्या बोलता है, सुश्रुत संहिता ऐसे बोलता है कि काल जो है ना, वो सभी को मृत्यु के समीप लेके जा रहा है। काल सभी को मृत्यु के समीप लेके जा रहा है। ठीक है। ये डेफिनेशन देख लेना, कालो ही नाम भगवान स्वयंभूर आदि मध्य निधन। मतलब ये क्या बोल रहा है, सुश्रुत संहिता ने क्या बोला है, काल को भगवान कहा गया है, स्वयंभू कहा गया है, अनादि, अमध्य और अनिधि कहा गया है। काल के 5 गुण है, संख्या, परिमाण, पृथ्वीकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है। काल एक ही होता है। ठीक है। फिर काल के भेद। काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, काल से क्वेश्चन रेयरली ही आता है, आएगा तो काल के लाइक जो डेफिनेशन वगैरह है ये आ जाएगा। या फिर जो यहाँ पे एक वर्ड हमने पढ़ा स्वयंभू, इस स्वयंभू से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयंभू किसे माना है, भगवान किसे माना है। तो जो काल है ना, काल, काल को भगवान माना है। इसके पर्याय इंपॉर्टेंट है, इसके पर्याय से क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है अगर आएगा तो। बाकी और कहीं पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है काल के, कहीं पर भी मतलब इससे कोई मेन क्वेश्चन पूछा गया। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक जो है वो यहाँ से भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मुहूर्त में कितने मिनट्स होता है, तो एक मुहूर्त में 48 मिनट होता है, और 5 वर्ष में एक युग होता है। ये 2 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ रखा है, बाकी और किसी से क्वेश्चन नहीं आ रखा। अगर और आया भी है तो भी इसके चिकित्सीय महत्व से आया है, बाकी और कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। काल के भेद की बात करें तो काल नित्य और अवस्थिक होता है। नित्य मतलब कि दिन, रात, माह, वर्ष, क्षण, ये सब कुछ। और अवस्थिक में होता है कि रोग की अवस्था, या फिर बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, आम, पच्यमान, पक्वावस्था, इन्हीं सब कुछ को। ठीक है। काल के 2 भेद हैं, संवत्सर और आतुरावस्था। संवत्सर में 2 आयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। ठीक है। फिर काल ऋतु प्रधान से 3 भेद का होता है, शीत, उष्ण और वर्षा।
प्रधान ऋतु से वही शीत उष्ण और वर्षा, और वैसे ऋतु के भेद से क्या होता है, छः, और वैसे ऋतु से एक तरफ तो ऋतु से तीन टाइप का हो गया, शीत उष्ण और वर्षा, और एक तरफ ऋतु से क्या होगा, छह प्रकार का हो गया, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, और एक तरफ मास के भेद से 12 मास का हो गया। ठीक है, फिर सुश्रुत ने क्या किया है, इन सबको मतलब टाइमली डिवाइड करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि इतना से इतना इंपॉर्टेंट है, 1 मुहूर्त 48 मिनट, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी ये आपको बाकी सभी के सब पढ़ लेना, याद थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, काल का आयुर्वेद चिकित्सा महत्व क्या है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध, पंचकर्म, इन सभी में ही यही काम आता है। षटक्रिया काल में भी महत्वपूर्ण है। आवस्थिक काल के अनुसार दोष, जैसे कि बाल्यावस्था में कफ ज़्यादा है, तरुणावस्था में पित्त, और औषध सेवन काल। औषध सेवन काल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। औषध सेवन काल में जैसे जब लिखोगे ना, इससे पूछ रहे जैसे कि औषध सेवन काल, अभक्त, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, अभक्त खाली पेट, प्रागभक्त भोजन से पूर्व, मध्य भक्त भोजन के मध्य में, स्वभक्त भोजन के साथ, सग्रास ग्रास के साथ, ये सब कुछ। ठीक है, औषध संग्रह काल का जो विचार है वो भी इसी में ही किया गया है। साध्य असाध्यता में भी काल का विचार किया गया, जैसे कि 3 वर्ष पुराना आर्दित और साध्य, 10 साल पुराना गुल्म साध्य है, ये सब कुछ। आहार सेवन में, औषध सेवन में, औषधियों के निर्माण में, इन सभी में भी जो है ना काल का अत्यंत ही महत्व है। फिर दिक्, दिक् में क्या आता है, दिक् में होता है दिक् अतिसर्जन धातु, व्युत्पत्ति होती है इसके दिक् के पर्याय, दिक्, कुकुब, काष्ठ, आशा, हरित, ये सब कुछ। ठीक है, फिर दिक् के लक्षण की बात करें तो दिशा के लक्षण क्या होते हैं कि दिशा एक है, नित्य है, विभु है और सर्वव्यापक है। एक है, नित्य है और विभु है। ठीक है, जो दिशा है ना वो क्या होता है, प्राची आदि जो दिशाएं होती हैं उनका असाधारण कारण होता है। फिर आता है विशेषक दर्शन के अनुसार। विशेषक दर्शन के अनुसार क्या होता है, मतलब कि दूर या समीप जिसके बारे में बात करी जाए, मतलब कि विषय की अपेक्षा में दूसरे विषय जो है वो पास या फिर कितना दूर है, उससे उसका जो प्रतीत करवाते हैं वो क्या होती है, वो तो दिशा, मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट से, किसी एक सब्जेक्ट से कौन कितनी ज़्यादा पास है, कौन कितनी ज़्यादा दूर चीज़ है, ऑफकोर्स वो दिशा होती है। मुक्तावली के अनुसार वही दूर पास का जो ज्ञान है वो इससे होता है। पर दिशा के 5 गुण है, संख्या, परिमाण, प्रतिकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है, दिशा के भेद, दिशा की संख्या देखी जाए ना तो दिशा की संख्या तो एक ही है, परंतु उपाधि, अगर दिशा के भेद पूछे जाए तो दिशा के 10 भेद हैं। दिशा की संख्या पूछी जाए तो दिशा की संख्या एक ही है, पर अगर भेद पूछे जाए तो 10 भेद होते हैं। ठीक है, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ईशान कोण, वायव्य कोण, नक्षत्र कोण, आग्नेय कोण, उदर, ऊर्ध्व और अधः, इन सब के नाम याद करना। ठीक है, सबसे पहला था प्राची दिशा, मतलब कि ईस्ट, जहाँ पे क्या होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य का सर्वप्रथम संयोग। इनके जो पर्याय हैं वो याद कर लेना, इनके पर्याय इंपॉर्टेंट है, और इनके जो देवता हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें क्या हो रहा है क्या नहीं वो इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इनके सिर्फ देवता के नाम याद कर लेना और इनके पर्याय याद कर लेना। प्रतीची, सूर्यास्त की दिशा, वारुणी पर्याय है इसका, और देवता का आंसर वर्णदेव है। ठीक है, उदीची दिशा, नॉर्थ दिशा, उदीची दिशा में बेसिकली क्या है कि जो सूर्य है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इनके जो देवता हैं वो कुबेर हैं, कुबेर देवता हैं। फिर आती अवाची दिशा, अवाची दिशा मतलब कि साउथ दिशा, सूर्य जो है इसमें नीचे की ओर जाता है। याम्य दिशा बोलते हैं, याम देव जो है वो इसके देवता हैं। फिर आता है ईशान को, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आता है सूर्य का स्थान है, ईशानी है, ईशानी इसका पर्याय है। फिर आता है वायव्य, वायव्य नॉर्थ वेस्ट दिशा, व्याव्य जो है इसका पर्याय है, पवन देव जो है ना इसके स्थान है। ठीक है, फिर आता है निक्षेत्र, निक्षेत्र मतलब कि साउथ वेस्ट, निक्षेत्र, निक्षेत्री, जो नित्री देवता होती है वो इनका स्थान है। फिर आता है आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा मतलब कि साउथ ईस्ट, आग्नेय कौन है, वैश्वानरी है और अग्नि देवता का यह स्थान है। पूर्व दिशा ब्राह्मी जो है इसका पर्याय है, और ब्रह्म देवता जो है इनका स्थान है। ठीक है, ये एक टैबुलर फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में बता रखा है, देख लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अधो दिशा में नाग देव होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सिर्फ आयुर्वेद में महत्व है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा आ गया कि दिशा पे कोई शॉर्ट नोट लिखो तो वो मेन पहले यही चीज़, वो एक्सपेक्ट आपसे ये चीज़ कर रहा है, ठीक है, बाकी बस आप लिख रहे हो सो लिख रहे हो, पर आयुर्वेद में उसके क्या महत्व है वो लिखे या फिर नहीं लिखे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आयुर्वेद में महत्व सबसे पहले क्या होता है कि मतलब कि जो शरीर के अंग हैं उनका स्थान बताएगा, मर्म स्थान का निर्धारण करेगा, प्राकृत गति, दोषों की प्राकृत गति का निर्धारण करेगा, अंगों के नामकरण कुछ इसके बेस पे होते हैं। फिर रस शास्त्र, रस शास्त्र में बेसिकली क्या करता है, रस शास्त्र के अंदर जो है ना क्या करता है, रस शास्त्र में जो है ना क्या होता है, रसशाला का निर्माण। रस शास्त्र सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम रसशाला के बारे में पढ़ेंगे। इवन इंट्रोडक्शन में ही है रसशाला। उसमें हर एक दिशा का एक महत्व होता है कि इस दिशा में जो है हम निर्माण का कार्य करेंगे, इस दिशा में हम रसलिंग की स्थापना करेंगे, इस दिशा में हम अग्निकर्म करेंगे, शास्त्र कर्म करेंगे, शालन प्रक्षालन, ये सब कुछ। ठीक है। फिर दिशाओं का औषधियों पर भी प्रभाव पड़ता है, द्रव्यों पर भी, कि औषधियों के संग्रह कौन सी दिशा में करनी चाहिए। रोग निदान की दृष्टि से रोग निदान भी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। रोगों के नामकरण में कार्य करता है, दोषों की शरीर में गति बनाने में, व्याधि के भेदों को बताने में। जेनताक स्वेद में जो हम जेनताक स्वेद आप आगे जब चरक संहिता पढ़ोगे सेकेंड ईयर में तो आप पे स्वेदन चैप्टर आएगा, स्नेहन स्वेदन, और उसमें जो स्वेदन कहाँ पे करना चाहिए, जेनताक स्वेद में पूरी की पूरी डायरेक्शन है कि लाइक कि द्वार किस तरफ होना चाहिए और उसके आसपास कौन सी मतलब कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने अंगुल लंबा जो जेनताक स्वेद का जो पात्र है वो होना चाहिए। फिर उसके बाहर तालाब होता है तो तालाब कौन सी दिशा में होनी चाहिए, भूमि की मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, सब कुछ जेनताक स्वेद में देखा जाता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। अभी लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर दिशा के आधार पर वायु के गुण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसमें बस एक ये चीज़ याद रख लेना कि जो दक्षिण दिशा की वायु है, जो इधर जो दक्षिण दिशा की वायु है ना, इसकी जो औषधि ये सबसे श्रेष्ठ है। दक्षिण दिशा की जो वायु है ना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वायु है ये। ठीक है। और जो सबसे जो बेस्ट औषधि है ना, उत्तर दिशा की जो औषधि है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। औषधि जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट उत्तर दिशा की है, सबसे बेस्ट औषधि उत्तर दिशा की होती है। और वैसे जो सबसे बेस्ट दिशा की हवा है ना वो दक्षिण दिशा की हवा सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। यही है। बाकी इसके मतलब कि गुण बता रखे हैं कि किसके लिए फ़ायदेमंद होती है, किसके लिए नहीं होती, किन के लिए क्या 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 क्या, वो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग एक बार देख लेना। कुछ भी नहीं है इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता तो इससे आता कि कौन सी दिशा की औषधि सबसे उत्तम है जो कि उत्तर दिशा की है, और कौन सी दिशा सबसे श्रेष्ठ है जो कि दक्षिण दिशा है। ठीक है। फिर दिशाओं का नदियों के जल पर प्रभाव ये देख लेना एक बार कि पश्चिम मुखी जो है वो लघु होती है, पूर्व मुखी गुरु होती है और दक्षिण मुखी साधारण होती है। दिशा और काल में साम्यता कुछ नहीं है, आदि और अनादि होते हैं, अनंत होते हैं, नित्य विभू तंत्र, संख्या एक है, भेद के बहुत है। फिर 5 गुण है वही दिशा और काल में, फिर भेद भी बता रखे हैं। ठीक है। फिर आत्मा, आत्मा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आत्मा का एक श्लोक है जिससे क्वेश्चन बहुत आता है, जो कि देखते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति ये याद रखना, अत सातत्य गम्य धातु। ठीक है। ये ऊपर वाली याद कर लेना, नीचे वाली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो देखो करी नहीं थी, यही याद करी थी। अत सातत्य गम्य धातु, जिसका मतलब कि कौन सा, जो कि निरंतर गति करता रहे, वो क्या होता है, वो होता है आत्मा। ठीक है। फिर आता है आत्मा शब्द के पर्याय। पर्याय सबके याद करना। पर्याय क्या है इसके, जीव, चेतन, चेतना, धातु, देह, शारीर, दृष्ट, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, ज्ञ, सर्वज्ञ, निर्गुण, वशी, घ्राता, साक्षी। आत्मा के लक्षण क्या है, सबसे तर्क संग्रह बोलता है ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। इसकी और अच्छी लाइन क्या लिख रखी है, समवाय संबंधात ज्ञान अधिकरण आत्मा, मतलब कि जो ये ज्ञान है वो क्या होता है, समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने इसके कुछ नियम, वैशेषिक दर्शन ने कुछ लक्षण बताए हैं, प्राण, पान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, ये सब तो कुछ पढ़ लेना। चरक संहिता का जो ये श्लोक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो सर हैं वो तो कभी कभी डायरेक्टली ही पूछ लेते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना इसको। इसकी जो नीचे वाली 2 लाइन है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो ये जिसमें लक्षण बता रखे हैं एक्चुअल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको क्या है। प्राण पान निमेषादा जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणाक्षिण्य स्वे नावगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रेतनश्चेतना धृति
बुद्धि स्मृति अहंकार और लिंगानी परमात्मन। ये श्लोक याद कर लेना, कुछ नहीं है, पॉइंट्स है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। आत्मा के गुण, आत्मा के टोटल 14 गुण है। आत्मा का स्थान, हृदय जो है उसे आत्मा का स्थान कहा गया है। आत्मा के भेद की बात करें तो आत्मा तो एक है, विभु है, परंतु उपाधि भेद से इसके भी भेद करे गए हैं। सोचो, आत्मा तक को नहीं छोड़ा, आत्मा तक के भेद करके 3 भेद करे गए हैं इसके। परमात्मा, एक सूक्ष्म आत्मा और एक स्थूल आत्मा। क्या क्या है इसके भेद? परमात्मा, सूक्ष्म शरीर रूपी आत्मा और स्थिर और स्थूल आत्मा। ठीक है। परमात्मा, परमात्मा मतलब कि परम पुरुष, परम ब्रह्मा। परमात्मा क्या है? परम पुरुष या फिर परम ब्रह्मा। ये क्या होता है? मन, पंचभूत, पंचभौतिक होता है। ठीक है। चैतन्य का कारण होता है, नित्य होता है, क्रियाओं को देखने वाला होता है। परमात्मा की संख्या एक है, सर्वव्यापक है, सृष्टि करता है। परमात्मा हमें पता ही है क्या है। ठीक है। फिर आता है अतिवाहिक पुरुष। अतिवाहिक पुरुष मतलब कि जो सूक्ष्म शरीर है जिसका। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें बेसिकली जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों से बनके बना है। कौन से? 4 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रिय। सूक्ष्म शरीर में बाकी के बकवास देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो इन सब में कि बना किससे हो। जो तो परमात्मा है ना, वो तो पंच इंद्रिय, मन, भूत, गुण और इंद्रियों से युक्त है। और जो तो सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा है ना, वो क्या था? 4 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियों से बना, टोटल 17 तत्व। फिर स्थूल शरीर, कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष, ये वो है जो हमें दिख रहा है, जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो हम देख रहे हैं वो है स्थूल शरीर युक्त आत्मा, जो क्षण 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 क्षीण होता रहता है। आत्मा और पंच महाभूत से बना है हमारा शरीर। ठीक है। फिर आता है कि किसी को भी ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना। जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, क्या है? आत्मा, आत्मा से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से इंद्रियार्थ और इंद्रियार्थ से ज्ञान। सबसे पहले मतलब कि कोई भी आत्मा है, आत्मा का संयोग मन से होता है, मन का इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का अपने अर्थ से संयोग होता है, फिर उसी से क्या होता है? विषय का ज्ञान होता है। फिर चरक संहिता के अनुसार क्या होता है? चरक संहिता का ज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है। मतलब कि मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को करण कहते हैं और इन्हीं के संयोग से ही ज्ञान होता है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग क्या? चरक संहिता के अकॉर्डिंग ऐसा है कि मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को करण कहते हैं और इन्हीं के संयोग से ही क्या होता है? इन्हीं के संयोग से ही जो है ना हमें ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, कर्म होता है और कर्म फल भी इन्हीं से ही प्राप्त होता है। फिर पुरुष, पुरुष भी जो शब्द है वो आत्मा के लिए ही लिया गया है। पुरुष शब्द की भी किसके लिए लिया गया? पुरुष शब्द भी आत्मा के लिए ही लिया गया है। ठीक है। इसकी भी निरुक्ति देखें तो क्या होता है? पुरी शरीरे शेते इति पुरुष, मतलब कि आत्मा शरीर में सोता है, उसे पुरुष कहते हैं। पुर का अर्थ क्या होता है? शरीर। ठीक है। एक धात्व मतलब जिसमें चेतना है, षड धात्व पंच महाभूत और आत्मा है। षड धात्व को ही हम कर्म पुरुष या चिकित्सा पुरुष पे कहते हैं। फिर आता है चतुर्विशित्व आत्मक पुरुष। ठीक है। जिसके अंदर आता है मन, 10 इंद्रिय, 5 अर्थ और अष्ट प्रकृति। ये होते हैं चतुर्वित्रतात्मा, मतलब कि 24। ठीक है। बेसिकली 24 चीज़ों से मिलकर बनाए। 10 इंद्रियाँ, 5 अर्थ, 8 प्रकृति और 1 मन। इसको हम बोलते हैं राशि पुरुष या फिर संयोग पुरुष। ठीक है। पुरुष से क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है। दे रखा है तो तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे यहाँ क्वेश्चन नहीं आते, पर रचना शरीर में ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, या जो भी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेक श्योर कि आप एक बार बुक से इसको ज़रूर पढ़ें। जो कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, एकदम रद्दी कचरा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप पढ़ो, पर जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर पढ़ो। ठीक है। फिर आता है मन। मन की व्युत्पत्ति क्या है? मन ज्ञाने बोधवे वा। देख, हमने नहीं पढ़ी है, सीधा निरुक्ति पे आता है। मन्यते अवबुध्यते अनेनिति मना। ये श्लोक जो है हमने याद करा था, बेस्ट है आप लोग भी करो। मन्यते ज्ञायते अनेनिति मना, दोनों में से कोई भी एक कर लो। मतलब जिसके द्वारा किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, ज्ञान का होना या न होना वो मन से ही पता चलता है। मन के पर्याय चित्त, चेत, हृदय, हत, मानस, सत्व, अतीन्द्रिय, ये सब मन के पर्याय है। मन का स्थान क्या है? हृदय व शिर जो है उसको, उनको क्या गया है? हृदय, शिर व तालु के मध्य में जो है ना मन का स्थान कहा गया है। हृदय व तालु के मध्य में मन का स्थान कहा गया है। मन की उत्पत्ति,
सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग मन की उत्पत्ति किससे होती है? सात्विक और राजसिक अहंकार से। वैशेषिक दर्शन के वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग होती है मन परमाणु रूप है, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो मन है ना वो नित्य है। ठीक है, फिर आता मन के लक्षण। तर्क संग्रह क्या बोलता है? इंद्रिया सुख दुख आदि की प्राप्ति का जो साधन है उसे मन कहते हैं। इंद्रिया इंद्रिया सुख दुख आदि इन सब की जो प्राप्ति का जो साधन है उन्हें हम मन कहते हैं। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। आत्मा इंद्रिया अर्थ इनका सन्निकर्ष होते हुए जो ज्ञान होना या ना होना वो मन का लक्षण है। वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं? आत्मा इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ का ज्ञान का साथ मिलकर ज्ञान होना या न होना क्या है? मन का लक्षण है। न्याय दर्शन क्या बोलता है? सभी इंद्रियों के ज्ञान एक साथ एक समय पर न होना ये मन का लक्षण है। कौन? न्याय दर्शन बोलता है। आपको जितने भी जो इंद्रियां हैं उन सबका जो ज्ञान है वो एक साथ नहीं होता। जो ये वाला श्लोक है ना ये MCQs में काफ़ी बार आ जाता है, तो ये वाला जो श्लोक है एक बार देख लेना, याद कर लेना इसको। मतलब कि युगपद ज्ञानात्मी लिंगम, कभी कभी जो है इसको आत्मा का श्लोक, आत्मा मतलब ऐसे बोल जाता है इस संदर्भ में किसकी बात करी जा रही है, तो ये बोलना चाहते ये या मन की बात करी जा रही है। सभी इंद्रियों का संयोग एक साथ एक समय पर नहीं होना यही क्या है? यही मन का लक्षण है। ठीक है, चरक संग्रह बोलते हैं ज्ञान का होना या न होना। फिर मन के गुण, दो गुण होते हैं, अणुत्व और एकत्व। अणुत्व मतलब मन जो है वो परमाणु रूप है। ठीक है, जितने भी जो इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ एक ही समय पर संयुक्त होती हैं, इंद्रियों का ज्ञान एक ही समय पर नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही इंद्रियों के साथ भी संयोग होगा और एक के साथ ही ज्ञान होगा। संयोग चले चाहे बहुतों के साथ हो सकता है पर ज्ञान एक ही का होगा। एकत्व मन की जो संख्या है वो एक ही है। ठीक है, फिर बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है मन के जो गुण है, मन के टोटल 8 गुण हैं। मन के अर्थ या फिर विषय की बात करें तो जो ये वाला श्लोक है ये पूछा जाता है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, तो ये याद करना क्या क्या है। चिंतन विचार्यम उयम च ध्येय संकल्पमेव च। हमने तो बस इतना याद कर रहा था, नीचे वाला लाइन इंपॉर्टेंट नहीं तो ऊपर वाला जरूर याद करना है। चिंता विचार उह ध्येय संकल्प। ठीक है, सुख दुख का जो ज्ञान है मन के द्वारा होता है वे भी मन का विषय है। चिंता, चिंता का मतलब क्या? चिंता का मतलब है कर्तव्य और अकर्तव्य का जो ज्ञान है वो चिंता कहलाता है। क्या? कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान चिंता कहलाता है। फिर विचार है, विचार का मतलब है जो गुण दोष का जो विचार करने वाले जो है वो विचार होता है। फिर ओह है, ओह है मतलब संभावना के आधार पर जो बातें होती हैं वो होती हैं ओह है। किस पे? संभावना, संभावना के आधार पर जितनी भी जो चीज़ है वो ओह है। ध्येय, ध्येय मतलब कि ध्यान के विषय को हम ध्येय कहते हैं। संकल्प, संकल्प मतलब कि कोई ना कोई निर्णय लेना। संकल्प का मतलब कोई ना कोई निर्णय लेना। मन जो है वो एक स्वतंत्र विषय है। ठीक है, और जितने भी जो ये मन के जो हमने गुण की बात करी ये सारे के सारे क्या हैं? स्वतंत्र है। मन के जो अर्थ की बात करी ये स्वतंत्र है एक दूसरे के। यार देखो, मन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मन से अकेला 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकता है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। मन के गुण 2 हैं, मन के अर्थ या फिर मन के जो विषय है वो 5 है। मन के गुण तो मन के गुण 8 है, मन के अर्थ या फिर विषय जो है वो 5 है, और मन के जो गुण है वो चरक संहिता के अकॉर्डिंग क्या है? 2 है। ठीक है, और पृष्ठपदपाद के अकॉर्डिंग 8 है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मन के कार्य। मन के 4 कार्य, इंद्रिय विग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊह और विचार। इंद्रिय विग्रह मतलब कि अहित विषयों उनसे दूर, अहित विषयों को दूर करता है। स्वस्थ निग्रह अहित विषयों से अपने आप को रोकता है। ओहन संभावनाओं के आधार पर होता है, और विचार में अहित और अहित का विचार। सिर्फ ये 4 के नाम याद कर लेना। सीरियसली बोलूँ तो हमारे 23 में ही मन का क्वेश्चन आया था और मैं यही 4 नाम भूली थी जितना मेरे को याद है। इंद्रिय विग्रह स्वस्थ निग्रह लिख दिया, ऊह और विचार दोनों को दोनों भूल गए, जबकि ऊह और विचार ईजी है, ऊपर वाले से ही तो लिखने थे। बट मन के क्वेश्चन में मैं ये चीज़ भूली थी, हमारे ये क्वेश्चन भी आया था, तो ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, ये फिर मन का उभयात्मक, मन का मतलब मन का ड्यूअल नेचर। यार देखो, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय, ये सारे के सारे बुद्धि इंद्रिय या फिर ज्ञान इंद्रिय होती है। फिर वाक पाणी पाद पायु उपस्थिति क्या होती है? कर्म इंद्रिय होती है। मन जो है वो उभय इंद्रिय दोनों का ज्ञान कराता है। ठीक है, फिर मन जो ना मन को दर्शन ने तो अहंकारिक माना है। चरक संहिता ने मन को पंचभौतिक माना है। सर्वम धर्मम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थ है, मतलब
कि ऑफकोर्स जितनी भी जो चीज़ें हैं सांसारिक की सभी के सभी पंचभौतिक है, इसलिए उसको पंचभौतिक कहा है। शीलापुत्रक न्याय के थ्रू सुश्रुत ने जो है उसको त्रिगुणात्मक भी कहा है। ठीक है, चिकित्सा के दृष्टि से उसको पंचभौतिक भी कहा जाता है। फिर मन जो है वो क्या है, व्याधियों का आधार है। मन व्याधि का जो आशय वो क्या है, शरीर और मन है। दोष भी दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष वात पित्त कफ और मानसिक दोष रज और तम। ठीक है, चरक संहिता ने क्या बताया, जो तो शारीरिक दोष है वो मन को दूषित करते हैं और जो मानसिक दोष है वो शरीर को दूषित करते हैं। ठीक है, मन जो है ना क्या है, व्याधियों का आधार भी है। मन का अति इंद्रियों तक, अति इंद्रियों तक का अर्थ क्या होता है, अति इंद्रियों तक का अर्थ होता है इंद्रियों से अलग होना और अप्रत्यक्ष अगोचर होना। एक क्या होता है, इंद्रियों से अलग होना, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अगोचर होना। मन को किसी इंद्रियों से नहीं जाना जाता, मन को किसी भी इंद्रियों से नहीं जाना जाता। मन का कार्य उन्हें प्रेरणा देना है। मन ना हर किसी को मोटिवेट करता है, चाहे तो वो ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, सिर्फ सिर्फ उनको मोटिवेट करता है मन, और कुछ नहीं करता। मन जाके कार्य नहीं करवा रहा, मन सिर्फ सिर्फ उन्हें क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। मन जो है ना, मन कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, फिर मन का चिकित्सा महत्व, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ पूछे ना पूछे, चिकित्सा महत्व तो हर किसी का पूछता है। ठीक है, समदोष, समधातु, समअग्निमल क्रिया। फिर मन लगाकर भोजन करने से आहार ज़्यादा लगता है। पंचक्रम की विधियों में प्रज्ञापराध नामक, ये चीज़ याद रखना, प्रज्ञापराध नामक हेतु से संबंध लिया गया है। त्रिविध हेतुओं में भी 3 हेतु पढ़े थे, आत्म इंद्रिय सन्निकर्ष, प्रज्ञापराध और एक और कौन सा था, जो भी था, पर प्रज्ञापराध से इसको संबंध किया गया है। फिर पंचभूतों का त्रिगुण, ये कुछ इतना खास नहीं है, पढ़ लेना एक बार के लिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। त्रिगुणों की मानसिक प्रकृति में भूमिका, मानसिक प्रकृति 16 बताई गई है, सात्विक 7, राजसिक 6 और तामसिक 3। सत्व रज तम को 3 गुण कहा गया। मानसिक प्रकृति के लक्षण जो है वो त्रिगुणों के आधार पर होते हैं। जैसे कि वात है, वात में क्या है, वात में वायु और आकाश गुण है, रज और सत्व से मिलके, सत्व और रज गुण इसमें महान है। फिर आता है पित्त, पित्त में अग्नि, इसमें भी क्या है, सत्व और रज गुण प्रधान है। फिर कफ, कफ में क्या है, जल और पृथ्वी। कफ सत्व रज तम तीनों से मिलके, सत्व और तम तीनों से, दोनों से मिलकर बना हुआ। फिर आता है तामस, तामस अंधकार जो ना, अंधकार को हम तम कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा आता है कि अंधकार को, जो तम है ना, तम मतलब जो अंधकार, उसको कुछ आचार्य तो ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम इसको 10वां द्रव्य माने, और कुछ ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि इसको हम 10वां द्रव्य ना माने। ठीक है, देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसको, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसको 10वां गुण मानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला तो एक, इसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं, सबसे पहले तो यही है। ठीक है, जो नील रूप है वो उसका गुण है और जो चलन है वो इसका कर्म है। कह रहे कि इसी वजह से जो है ना, इसको हमें मानना चाहिए। ठीक है, बट इसका दूसरा क्या है कि तम का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जहाँ जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ वहाँ पर तम है। तम में रूप है पर कर्म, तम में न तो रूप है न कर्म है, अत्यंत से द्रव्य नहीं कहा जा सकता। देखो ऐसा होता है कि अंधकार की क्या होती है, गति होती है, अंधकार की गति मानी जाती है, जबकि अंधकार की कोई गति नहीं होती, प्रकाश की गति होती है। जहाँ जहाँ पर भी प्रकाश रहता है वहाँ वहाँ पर अंधकार जो है वो नहीं रहता। नहीं, जहाँ जहाँ पर प्रकाश नहीं होता वहाँ वहाँ पर अंधकार होता है, तो इसलिए अंधकार का कोई भी जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसी वजह से इसे द्रव्य नहीं मानना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक बार पढ़ लेना अच्छे से। द्रव्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस कवर करता है। मन को अच्छे से पढ़ लेना, चिकित्सा महत्व किसी के भी नहीं छोड़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंच पर्याय पढ़ लेना, पर्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्याय तो हर चीज़ के ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और तो क्या है, इस चैप्टर में द्रव्य का वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आत्मा का जो बड़े वाला श्लोक है वो इम्पॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द, एंड इफ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।